Hello everyone, welcome to biology class. This is Jaydeep Singh Thakur and today we are going to start our new topic which is respiration in plant and chapter number is 14. ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो ये जो टॉपिक है जैसे इसके पहले हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, इसके बाद का टॉपिक है जस्ट इसके पहले 13 था और ये चैप्टर 14 है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये हम देखेंगे सबसे पहले। फिर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म देखेंगे, प्लांट में क्या रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ठीक है, हमने एनिमल में रेस्पिरेशन देखा था जो गैसेस एक्सचेंज के नाम से था जो चैप्टर। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। इसके पहले आपने जो फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर देखा था, मैंने कुछ साइकिल भी आपको पीडीएफ के थ्रू भेजी थी पिछले क्लास में, और उसमें डार्क रिएक्शन थी, लाइट रिएक्शन थी, कुछ डिफरेंस थे C3C4 में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ पे पॉइंट्स थे, वो आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, साइकिल आपको जो मैंने भेजी है वही बनाना है क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल है। इसमें लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन की साइकिल है। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करिए। मैंने उसकी ट्रिक बता दी है कि किस तरह से उसको तैयार करना है ना। सबसे पहले आप जो भी प्लॉट है वो उस तरह से आप ड्रॉ कर लें। उसके बाद कितने प्रोडक्ट हैं, एक साइड में कितने हैं, दूसरे साइड में कितने, वो तैयार करें। फिर क्या क्या नाम है, फिर एंजाइम्स। ठीक है, मैंने एंजाइम्स आपको नहीं बताए थे, तो एंजाइम्स आपको तैयार करना, उनसे रिलेटेड ही एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो उनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार लिख लिख के देखेंगे आप, है ना। जैसे कार्बोक्सिलेज था, कार्बोक्सी डिसम्यूटेज था, ये मैं डार्क रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। कार्बोक्सी डिसम्यूटेज था, फिर ग्लिसरॉल था, फिर हेक्सो आइसोमेरेज था, हेक्सोकाइनेज था। ऐसे करके कुछ एंजाइम्स थे वहाँ पर, उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है ना। तो बिल्कुल कॉमन सा एक वर्ड है ये और कॉमन सी बात है, आप जानते हैं सब, हमने एनिमल रेस्पिरेशन भी देखा हुआ है। तो रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन भाई? तो आपको मालूम है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना। जैसे हमने एनिमल रेस्पिरेशन जब देखा था तो उसके पहले हमने एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ा था। यहाँ पे भी हमने फोटोसिंथेसिस देखी जिसमें न्यूट्रिशन या फूड मटेरियल का फॉर्मेशन हो चुका है। अब उस फूड मटेरियल का क्या होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज विच इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, आपको मालूम है सभी में रेस्पिरेशन होगा। और रेस्पिरेशन के यहाँ पे जो फूड मटेरियल रहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू 6U2 + 6H2O + एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर हमने रेस्पिरेशन के कुछ टाइप्स भी देखे हुए हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत शॉर्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसको एनिमल रेस्पिरेशन में। तो एनिमल रेस्पिरेशन में प्लांट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन ही होता है। तो दोनों में सेम वही प्रोसेस होगी जो होती है इनमें, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दोज रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, and respiration which takes place in absence of oxygen is known as anaerobic respiration। ठीक है, तो यहाँ पर एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन ये एरोबिक रेस्पिरेशन की है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, C6H12O6 twice C2H5OH plus twice CO2 plus एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ये एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये है एनाएरोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में। आप देख रहे हैं यहाँ पे
कोई ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो इस तरह से रेस्पिरेशन क्या है और रेस्पिरेशन के टाइप्स हमने देखी। रेस्पिरेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, और आपने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वहाँ पे ये सब कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, वो इन सब प्रोसेस को करते हैं। कुछ एनर्जी जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कंपाउंड की उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे एटीपी, NADPH2, FADH2, ठीक है, साइटोक्रोम में ये सब प्रोसेस होगी प्लांट के बीच में। तो ये सब हम देखने वाले आगे मैकेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के टाइप देखे हमने, है ना। इसके बाद रेस्पिरेशन के जो हमने दो टाइप देखे, एरोबिक एनारोबिक, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। एक बार फटाफट मैं आपको बता दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर सेकेंड डिफरेंस बताएंगे, फूड मटेरियल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, फूड मटेरियल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। फिर यहाँ पे बताएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है, 673 किलो कैलोरी, जबकि यहाँ पे लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर यहाँ पे 38 ATP फॉर्म होते हैं, वहाँ पे ओनली 2 ATP फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये कुछ मेजर डिफरेंस जो आपको तैयार करने हैं, दोनों एंजाइम प्रेजेंस में होती है ना। यहाँ पे ATP ज़्यादा फॉर्म होती है, 38 ATP, यहाँ पे ओनली 2 ATP, यहाँ पे 673 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्म प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे ओनली 21 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आते हैं इसके मैकेनिज्म में, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे हमने प्लांट में भी एनिमल में भी रेस्पिरेशन देखा था, प्लांट में भी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म होती है। अब यहाँ पे भी जो पूरी प्रोसेस होगी वो हम देखेंगे। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में ऑलरेडी वैसे आपने 10th में काफ़ी कुछ पढ़ा है, हल्का फुल्का पढ़ा है, लेकिन एक जनरल आपको याद होगा कि ये यहाँ पे भी 3 स्टेप होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड होता है क्रेब्स साइकिल, और थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये 3 सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं और इनकी साइकिल है, तो वो साइकिल हम देखेंगे, है ना। तो ये कहाँ होती है वो भी देखेंगे हम, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद मैकेनिज्म रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। प्लांट में जो ये रेस्पिरेशन होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। कौन कौन से होते हैं, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, पहला क्या है ग्लाइकोलाइसिस, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड होती है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, एंड थर्ड होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 3 स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है। इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सभी, लगभग सभी स्टेप्स कॉम्प्लिकेटेड हैं। और क्या क्या होता है वो हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करें सबसे पहले। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसका नाम है इस प्रोसेस का ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइको जो वर्ड है, एक्चुअल में ग्लाइको जो वर्ड है किसके लिए यूज हुआ है, ये ग्लाइको वर्ड यूज हुआ है ग्लूकोज। ग्लाइको मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। और लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है आपको मालूम होता है, ब्रेकिंग। लाइसिस मतलब क्या, ब्रेकिंग। तो मतलब कहने का मतलब ये हो, यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है,
ठीक है। ग्लूकोज के 1 मोल जो रहते हैं, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। 1 मोल जो ग्लूकोज रहेगा, 1 मोल ग्लूकोज जो रहेगा, यहाँ पे होता क्या है, पहले शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या होता है। 1 मोल जो ग्लूकोज रहता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज रहेगा क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 मोल ऑफ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, इसमें इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे 1 मोल ग्लूकोज जो है वो 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट में इस पूरी प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। टोटल 10 एटीपी फॉर्म होते हैं यहाँ पे। कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, 10 एटीपी यहाँ पे फॉर्म होंगे। इसमें से 2 ये क्या होंगे, जनरेट होंगे, सिंथेसाइज होंगे। 10 एटीपी सिंथेसाइज होंगे, सिंथेसिस होगी यहाँ पे, और उसमें से 2 एटीपी जो रहेंगे वो यूटिलाइज हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। बचे कितने एटीपी, 8 एटीपी यहाँ पे टोटल नेट गेन एटीपी जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 8 एटीपी, ठीक है। टोटल यहाँ पे 10 एटीपी फॉर्म होते हैं पूरी प्रोसेस में। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होने में टोटल 10 एटीपी फॉर्म होंगे, जिसमें 2 एटीपी यूज हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स देखेंगे हम, एक्सोकाइनेज, एक्सोआइसोमेरेज, फास्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक काइनेज, पायरुवेट, ये सब कुछ हम, पायरुविक काइनेज है ना, ये सब हम, इनोलेज, ये कुछ एंजाइम्स देखेंगे जिनकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी, ठीक है। फास्फोरिलेज एंजाइम, तो ये सब एंजाइम्स प्रेजेंस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन। और क्या होता है चलिए देखते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, किसमें, पायरुविक एसिड में। तो 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गए। और क्या होता है, ये तो पहली बात थी। सेकेंड बात, ये इंपॉर्टेंट बात, कि ये पूरी प्रोसेस होती कहाँ पर है, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस जो होती है साइटोप्लाज्म होती है। ये कहाँ होती है, ये पूरी प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये पूरी प्रोसेस होती है भाई। इसके बाद और क्या याद रखने वाली बात है, दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। इसका एक और नाम है EMP पाथवे, आल्सो नोन एज EMP पाथवे। इसको EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। EMP का मतलब क्या है, यहाँ पे EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलाइसिस आल्सो नोन एज EMP पाथवे। MCQ का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिएगा। E मतलब होता है एम्डन मेयरहाफ, और एक होते हैं P मतलब होता है पार्नास। ये साइंटिस्ट का नाम है, किनका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है एम्डन मेयरहाफ इन पार्नास वाज आवर 3 साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड glycolysis pathway or EMP pathway. That is the reason this cycle is also known as EMP pathway. EMP pathway के नाम से भी इसको हम जानते हैं या इसको जाना जाता है, ठीक है। अभी पूरी प्रोसेस कहाँ पर होती है ये भी आपको मालूम चल गया, साइटोप्लाज्म होती है। क्या होता है, ग्लूकोज के 1 मोल को 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, 8 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। ये सब MCQ के क्वेश्चन। और मेन जो बात है पूरा इस साइकिल की पूरी जो बातें हैं वो उसके मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में। क्या हो रहा है, ग्लूकोज के 1 मोल का 2 मोल पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है। कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, 8 एटीपी, ठीक है। टोटल 10 एटीपी फॉर्म होते हैं। कितने यूटिलाइज हो जाते हैं, 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस है ये एनएरोबिक होती है। कैसी होती है, एनएरोबिक कंडीशन में होती है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें, तो ये भी आपको याद रखना है। इतनी बातें आपको याद रखनी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस आल्सो नोन एज EMP पाथवे। वेयर डज इट टेक प्लेस, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज EMP पाथवे। टोटल 10 एटीपीज फॉर्म, 8 एटीपीज generated because 2 ATPs are utilized, ठीक है। 2 ATP यूज हो जाता है, तो
8 एटीपी बॉन्डिंग यहाँ पे तैयार की गई। ये था शॉर्ट में साइकिल। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म पूरा हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का नाम है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे मैंने बता दिया आपको सब। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 ग्लूकोज जो रहता है ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये फर्स्ट प्रोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे, जैसे एक होता है फास्फोरिलेशन होता है, फास्फोरिलेशन, फर्स्ट फास्फोरिलेशन होता है पहले। फिर उसके बाद क्लीवेज होता है। इसके बाद क्या होता है? क्लीवेज होता है। फिर इसके बाद डिहाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन के बाद सेकेंड फास्फोरिलेशन होता है, सेकेंड फास्फोरिलेशन होता है। उसके बाद फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी फॉर्मेशन। उसके बाद फिर आइसोमेरेशन होता है, आइसोमेरेशन। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन होता है, और फिर सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन होता है। ये फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन, ये सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कुछ स्टेप यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फर्स्ट फास्फोरिलेशन होगा जिसमें ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 6 फास्फेट में होता है फास्फोरिलेशन, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। और फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है फास्फोरिलेशन। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, इसका क्लीवेज हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें इसका क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये इंटर कन्वर्ट होता है ट्रायोज फास्फोज, ट्रायोज फास्फो आइसोमेरेज की प्रेजेंस में, मेरेज प्रेजेंस पे ये कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मैं प्रोडक्ट के नाम लिख रहा हूँ, फिर आपको एंजाइम्स और एटीपी फॉर्मेशन बताऊंगा। अब इसके बाद यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3-फास्फो, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होगा 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फिर एटीपी फॉर्मेशन के बाद आइसोमेरेशन हो जाता है 3-फास्फो का 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्शन हो जाता है। फिर 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का फिर पायरुविक एसिड बना लेते हैं।
ये टोटल प्रोडक्ट है, यहाँ पे 10 प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? देखिए ग्लूकोज जो रहता है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टो 1,6 डाइफास्फेट कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस फर्स्ट फास्फोरिलेशन की है। इसके बाद इसका क्लीवेज हो जाता है। क्लीवेज किसमें? 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, और ये ट्रायस फास्फोआइसोमेरेस जिसमें डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट बना लेता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड फास्फोरिलेशन शुरू हो जाता है। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 हमने उसमें पढ़ा था ना अपना, इसके पहले हमने जो फोटोसिंथेसिस देखी थी उसमें C3 साइकिल देखा था हमने। उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो देखा था वो 3 कार्बन कंटेनिंग फास्फोग्लिसरिक एसिड था, जिसको हम PGA बोलते थे। यही वो 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड तैयार हुआ है। फिर ये 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड इसका यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद आइसोमेरेशन हो जाता है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में आइसोमेराइजेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ठीक है। सेकेंड ATP यहाँ पे फिर 2 ATP फॉर्म हो जाएंगे और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरी प्रोसेस तैयार हो जाती है, जिसमें हमको क्या मिल जाता है? पायरुविक एसिड मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं ग्लूकोज से क्या तैयार हुआ? पायरुविक एसिड। अब इसको आपको याद कैसे रखेंगे भाई, है ना? याद रखने की समस्या सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नाम खतरनाक है, कुछ भी खतरनाक नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात है। देखिए आपको ये मालूम है कि साइकिल हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? ग्लूकोज के 1 मोल 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रही है। ये हमको याद रखना है। ये ग्लूकोज है 1 मोल, इसका 2 मोल पायरुविक एसिड बनेंगे। ठीक है, इसका 1 मोल है 1 मोल, ये 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो, ये हमको मालूम है। तो पहला और लास्ट प्रोडक्ट हमको मालूम है। टोटल इसको मिला के 11 प्रोडक्ट है, 11 है टोटल प्रोडक्ट, है ना? तो यहाँ पे वही आपको 11 याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे? पहला और लास्ट तो आपको याद है, मतलब 2 हो गए, कम 9 बचे। अब इसके बाद ग्लूकोज का यहाँ पे फास्फोरिलेशन होता है। तो देखिए सब हेक्सो सुगर ही है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर क्या है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। देखो ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये इमीडिएटली फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो 2 फ्रक्टोज 2 ग्लूकोज, ऐसे याद रखना है। तो 4 ही हो गए ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जैसे लिखोगे आपको फ्रक्टोज 6 फास्फेट तुरंत याद आ जाएगा। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टो 1,6 डाइफास्फेट, मतलब ये 4 जो है हेक्सो सुगर, 2 ग्लूकोज के 2 फ्रक्टोज के। ग्लूकोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फिर क्या है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ये आपको याद रखना है। 2 ग्लूकोज के 2 फ्रक्टोज के। उसके बाद 2 जो है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है। एक क्या है? 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और एक 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ये सेकंड फास्फोरिलेशन हुआ यहाँ पे, सॉरी क्लीवेज हुआ पहले इसका, इसमें क्लीवेज हुआ, फिर ये सेकंड फास्फोरिलेशन शुरू हो जाएगा। 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मोल, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मोल, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये हो गया 2 3 PGA हाइड 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पे आपको देखना है 3 मॉलिक्यूल जो है वो फास्फोग्लिसरिक एसिड के। कैसे? 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, है ना? 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और क्या? 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, है ना? ये 3 जो है वो क्या है? यहाँ से देखिए आप, ये 3 क्या है? PGA, 3 क्या है? PGA, फिर 2 क्या है? PG हाइड कर लेना, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है 3, 2 कितने? PGA, फिर 4 यहाँ पे 2 क्या है? 2 फ्रक्टोज है और 2 क्या है यहाँ पे? ग्लूकोज। ऐसे करके याद रखना। 2 ग्लूकोज 1,6 फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टो 1,6 डाइफास्फेट, 2 फ्रक्टोज हो गए। फिर 3 PG हाइड मतलब 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये हो गया 2। फिर 3 क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड के हैं, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। एक जो है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसका क्या नाम है? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, और एक अपना पायरुविक एसिड आपको मालूम ही है। हो गया तैयार, आपको कुछ भी नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। मैंने अभी आपको एक मिनट तैयार करा दिया। टोटल 11 मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड है, मैंने बताया 2 ग्लूकोज,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट, फिर 2 क्या बताया मैंने, 2 थे ग्लिसरॉल्डिहाइड, 1 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 का मतलब है 3 कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रहे हैं, और उसके बाद 1 लग जाता है तो डाई लग जाता है, तो 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए ग्लिसरॉल्डिहाइड के। फिर मैंने बताया 3 जो है ग्लिसरिक एसिड के, 1 3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 ग्लिसरिक एसिड के हो गए। एक फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड है और एक क्या है, पाइरुविक एसिड। ये पहले सबसे पहला काम आप प्रोडक्ट के नाम याद रखो। इसके बाद आपको एंजाइम भी इन्हीं से रिलेटेड है, इसके बाद मैं आपको एंजाइम बताता हूँ, इतना आप पहले इसको पढ़ ले अच्छे से, फिर एंजाइम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, एंजाइम देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। फास्फोरिलेशन, यहाँ पे फास्फोरिलेशन हो रहा है फर्स्ट, फिर क्लीवेज हो रहा है इसका, फिर सेकेंड फास्फोरिलेशन, फिर आइसोमेरेशन, फिर एटीपी फॉर्मेशन भी चल रहा है बीच में, फर्स्ट दो बार एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे एक एटीपी यूज होता है, वो भी अभी बताऊंगा मैं। पहले एटीपी फॉर्मेशन बताऊंगा, फिर एंजाइम बताऊंगा, ठीक है। फिर डिहाइड्रेशन और सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन हो जाता है, और फाइनली हमको 2 मोल पाइरुविक एसिड के मिल जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए देखते हैं आगे, रिवाइज करिए पहले, फिर आगे देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये पहले आज आप इसको तैयार करिए, फिर मैं आपको एटीपी फॉर्मेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा आपको? एटीपी फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है, और एंजाइम बताऊंगा। तो वैसे मैं एक जनरल बता देता हूँ, यहाँ पे एक एटीपी यूज हो जाता है, यहाँ पे एक एटीपी क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, ठीक है। एक एटीपी यहाँ पे यूज हो जाता है। चलिए पहले आपको इसको तैयार करो, ये जितने नाम इनको तैयार करिए, है ना, और मैंने ट्रिक आपको बता दी किस तरह से याद करना है। इसके बाद हम एंजाइम दें, क्योंकि अभी मैं एंजाइम बता दूंगा और एटीपी बता दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी आपको क्या क्या तैयार करना है, अभी आपको तैयार करना है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ठीक है। 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये आपको क्लियर। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म होती है। कैसी प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस है। इसका एक और नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। क्यों कहते हैं? ड्यू टू देयर डिस्कवर्ड एम्डन वेयरहाफ एंड पार्नास। फिर आपको क्या बताया मैंने कि ये पूरी प्रोसेस का साइटोप्लाज्म होती है, और क्या हो रहा है, ग्लूकोज के 1 मोल 2 मोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे हो रहे हैं, किन स्टेप्स हो रहे हैं, ये मैंने बताया। क्या क्या मीडिएटर बनते हैं वो मैंने आपको बताया। इतना तैयार करना है आपको। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइम्स, और ये आपको याद हो जाएगा ना, तो वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, है ना। तो एंजाइम्स और एटीपी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। यहाँ तक तैयार करिए। थैंक यू।